साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं, चाहे वो आरओ, एआरओ की परीक्षा हो या यूपीपीसीएस की परीक्षा हो या अन्य जो परीक्षाएँ होनी हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग पीसीएस सिम्प्लीफाइड नामक जो संस्था है, इनके द्वारा जो मंथली करंट अफ़ेयर प्रोवाइड किया जाता है एमसीक्यू फॉर्म में, तो यहाँ पर हम लोग नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर को एमसीक्यू के फॉर्म में पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका जो पहला प्रश्न है, वो राष्ट्रीय जो सेक्शन है, उससे है। तो देखिए पहला है मेरा युवा भारत के संदर्भ में। मेरा युवा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए, बताना है सही कौन सा। पहला, इसे 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती होती है, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया, सही है। यह 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा, सही है। तीसरा, यह युवा नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को विकास का सक्रिय चालक बनाने में मदद करेगा, न कि केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। तो ये तीन के तीनों कथन यहाँ पर आपके सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन जगह सभी तीन सही हैं। तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसका लक्ष्य युवा विकास एवं युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी संचालित सुविधा प्रदाता बनाना है। ठीक है। तो इसमें ऊपर आपने क्या क्या चीजें दिखाई, जैसे कि यह एक स्वायत्त निकाय है। जो मेरा युवा भारत है, यह एक स्वायत्त निकाय है जो राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के रूप में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। तो युवा किसको माना गया? 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग वाले लोगों को। विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम घटकों के मामले में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के होंगे। ठीक है। और इसे 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। दूसरा है, निम्नलिखित में से वर्ष 2023-24 के लिए अटल टिंकरिंग लैब मैराथन के आयोजन में कौन सहयोग कर रहा है? तो इसे नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय और युवा और यूनिसेफ के द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसे संचालित किया जा रहा है। ठीक है। और इसकी थीम क्या रही है? देखिए, वर्ष 2023-24 के लिए अटल टिंकरिंग लैब मैराथन की थीम है भारत के 75वें गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी 2024 पर आधारित है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर यह आधारित है आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नया नाम इसका आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया। ध्यान रखिएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के समापन के दौरान किस ऐतिहासिक शख्सियत को सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया गया। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन के साथ आजादी का अमृत महोत्सव की समाप्ति को चिन्हित किया। 12 मार्च 2021 को इसको शुरू किया गया था। 12 मार्च 2021 को शुरू हुई आजादी का अमृत महोत्सव ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च से प्रेरणा ली थी, क्योंकि 12 मार्च 1930 को जो है आपका दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। विशेष रूप से इस उत्सव समारोह का समापन 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर किया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान उन साहसी व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। इस महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 से हुई, जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पूर्व शुरू किया गया और 15 अगस्त 2023 को एक वर्ष पश्चात समाप्त हुआ। ठीक है। इसमें देखिए 5 विषय हैं। ये 5 विषय क्या? 5 निम्नलिखित 5 विषय दिए नहीं गए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सीआईसी के प्रमुख के नियुक्ति में किसे शामिल किया गया? सीआईसी मतलब केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति में। तो देखिए, इसमें जो है आपका प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है सीआईसी। ठीक है, के इसमें नियुक्ति में। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग, हाल ही में सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया को भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग या सीआईसी के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई गई। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात करें, इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया। आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तक फैला हुआ है। ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पे कुछ गड़बड़ है, इन्होंने या तो प्रिंटिंग गलत हो सकती है। यहां पे जो अभी हाल ही में सीईए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में जो चर्चा थी, उसके संबंध में सरकार ने विधेयक पारित किया है। ठीक है। तो यहाँ पे सीआईसी पे कोई विवाद नहीं है। ठीक है, सीआईसी पे कोई विवाद, केंद्रीय सूचना आयोग पे अभी कोई चर्चा नहीं चल रही है। अभी चर्चा चल रही है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर। तो उसके लिए जो आपकी सरकार के जो विधेयक में बात कही गई, उसमें जो कमेटी बनेगी, उसमें कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, उसमें था कि प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों और
आपके विपक्ष के नेता हों। ठीक है, तो ये इसके संदर्भ में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, वित्त आयोग और अध्यक्ष। इन्हें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। चूंकि अभी हाल ही में 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो उससे उसके लिए यह प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए यहां पर यदि आप सुमेलित करेंगे तो देखिए इसमें पहला जो वित्त आयोग रहा है वो किसके किसकी अध्यक्षता में था, तो ये केसी नियोगी, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में, 3 से मिला दीजिए। 12वां जो था, 12वां वित्त आयोग जो है ये सी रंगराजन के नेतृत्व में। 13वां जो है, 13वां आपका ये डॉक्टर विजय एल केलकर के नेतृत्व में था 13वां, तो 4 से मिलाइए। और 15वां जो था अभी हाल का जो था वो एनके सिंह की अध्यक्षता में था, तो 1 से मिला दीजिए। 3241 डी ऑप्शन हो जाएगा। वित्त आयोग की चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने 16वें वित्त आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसकी अध्यक्षता में शुरू की गई है। तो देखिए वित्त आयोग के बारे में बात करें तो यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और प्रथम वित्त आयोग का गठन 6 अप्रैल 1952 1952 को श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा गठित किया गया था। ठीक है, और 27 नवंबर 2017 को श्री एन के सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई, तो इसका जो आयोजन है आप देखें तो ये कहां पर हुआ है, एक सेकंड। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन जो है आपका अस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ। ठीक है, तो अस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका सचिवालय भी है, यहीं पर ही इसकी मीटिंग भी हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अपने ड्रोन उत्पाद डीओपीओ के तहत डीजीसीए प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, तो इसमें आप देखिए सी ऑप्शन, रतन टाटा इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहयोगी थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। कौन सी है, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम है, ये रतन इंडिया इंटरप्राइज लिमिटेड की सहयोगी है। ठीक है, और ये आपकी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली या देश की पहली कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व शहर दिवस समारोह के दौरान यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल किया गया है, तो किसे शामिल किया गया है, देखिए दो शहरों को इसमें शामिल किया गया है, दो शहरों को, ग्वालियर और कोझिकोड को, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और केरल के कोझिकोड को, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत श्रेणी में और केरल के कोझिकोड को जो है साहित्य श्रेणी में इसमें शामिल किया गया है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्वालियर संगीत श्रेणी में है और आपका केरल का कोझिकोड साहित्य श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं, जो अन्य है उनको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि यूसीसीएन में शामिल भारत के जो शहर है, यूसीसीएन मतलब आपका क्या हो गया, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इसमें आपका अभी 2023 में दो शहरों को शामिल किया गया, ग्वालियर और कोझिकोड। इसके पहले जो आपका देखें तो आपका श्रीनगर है, शिल्प और लोक कला के सेक्टर में या कैटेगरी में रखा गया 2021 में। फिर आपका मुंबई को फिल्म की कैटेगरी में 2019 में रखा गया, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में 2019 में, तो 2019 में दो शहरों को मुंबई और हैदराबाद को शामिल किया गया। फिर आपका 2017 में जो है चेन्नई को शामिल किया गया था संगीत का रचनात्मक शहर के रूप में। और फिर आपका 2015 में दो शहरों को शामिल किया गया था, जयपुर को शिल्प और लोक कला में और वाराणसी को संगीत का रचनात्मकता शहर में। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने शहर हो गए, कुल आपके 8 शहर हैं। ठीक है, तो 8 शहरों को जो है आपके याद रखिएगा इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया, तो इसका उद्घाटन जो है गुजरात में किया। कहां पर किया, गुजरात में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात में पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया। यह ट्रेन एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के बीच चलेगी, जो केवड़िया को स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगी। ठीक है, रेल मंत्रालय ने 2022 में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, पहले ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन का आयोजन कहां किया गया, तो गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में जो है पहले ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो कहां पर किया गया, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई के नहीं हाँ वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। ठीक है, देखिए सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण जो है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया, नवंबर मंथ में किया गया था। उनकी यह प्रतिमा अहमदनगर के रहने वाले श्री प्रमोद कांबले द्वारा तैयार की गई थी।
और इस प्रतिमा में महान बल्लेबाज को शॉट खेलने की मुद्रा में दिखाया गया, जैसा कि यहाँ पे आपका चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन आईओएम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये स्विट्जरलैंड के ले ग्रैंड शैंकोनेक्स में स्थित है। ठीक है, देखिए, कानूनी पहचान के समाधान के लिए आईओएम अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की वैश्विक पहल जो है वो क्या है, पहल चालू हुई है। इसमें 30 से 31 अक्टूबर 2023 को डेनमार्क के कोपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र शहर में आईओएम अर्थात आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा एक कानूनी पहचान को मतलब लाया गया। इसकी स्थापना देख लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1951 1951 में, और इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के ले ग्रैंड शैंकोनेक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कुशल पाककला कार्यक्रम एनएससीएपी एनएससीएपी का प्राथमिक फोकस क्षेत्र क्या है? तो इसका प्राथमिक फोकस क्षेत्र जो है राष्ट्रीय कुशल पाककला कार्यक्रम का स्वच्छ खाना पकाने के समाधान पर जोर, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है कि पूरे भारत में 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव तैनात करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूरक चिकित्सा प्रणालियों के विकास के लिए आयुष मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ में किए हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक परियोजना सहयोग समझौते को औपचारिक रूप दिया है। ठीक है, तो मंत्रालय जो है डब्ल्यूएचओ के सहयोग से दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय हर्बल फार्मा कोपियो भी विकसित करेगा इसके तहत में। आगे चलते हैं। हाल ही में किस क्रूज लाइनर को मुंबई से भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज के रूप में रवाना किया गया? तो कोस्टा सेरेना इसका नाम है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर को हरी झंडी दी गई। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने मुंबई से भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जहाज कोस्टा सेरेना की पहली समुद्री यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यह पहल देखो अपना देश अभियान के अनुरूप है, जो पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकार की अवधारणा पर बल देती है। क्रूज और लाइट हाउस पर्यटन का विकास सागरमाला परियोजना का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख क्रूज हब के रूप में स्थापित करना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एनएफईडी नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? देखिए, इसका नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेफेड का पूरा नाम है। ठीक है, तो देखिए, अभी इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों को स्थिर करने तो भारत ब्रांड आटे की बिक्री सरकार ने प्रारंभ की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर पूरे देश में 27.5 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भारत आटा ब्रांड वाले गेहूं के आटे की बिक्री शुरू की है। भारत ब्रांड आटा केंद्रीय भंडार भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड या नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ अर्थात नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन एनसीसीएफ सहित विभिन्न आउटलेट्स के माध्यम से उपलब्ध होगा, ताकि भारत ब्रांड आटे तक व्यापक स्तर पर उपभोक्ताओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 नदियों के बारे में बात की गई है। बताना है बराक, लोहित और सुबनसिरी कि उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर के प्रवाहित होती है? तो इसमें से लोहित और सुबनसिरी जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना का हाल ही में जो है चर्चा में था, क्योंकि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें, इस परियोजना के बारे में, तो सुबनसिरी नदी जो है तिब्बत में चयुलचू नाम से जो है यह एक ट्रांस हिमालयी नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, दाएं किनारे से आकर के मिलती है इसमें। यह तिब्बत के सन्नान प्रांत में लुनत्से काउंटी और भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर के बहती है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम लोगों ने बात की कि कौन सी नदियां अरुणाचल प्रदेश से बहती है, तो लोहित और सुबनसिरी बहती है, बराक नहीं बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम LLLAP।
कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम ट्रिपल एल ए पी को किस योजना के तहत बढ़ाया गया है? तो इसको जो है दिशा योजना के तहत, किस योजना के तहत? दिशा योजना के तहत बढ़ाया गया है, DISHA। देखिए हाल के आंकड़ों के अनुसार कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम LLAP को न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना, अर्थात जिसे शॉर्ट में हम लोग दिशा कहते हैं, योजना के तहत 14 कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से 6 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाया गया है। अब इस कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम LLAP के बारे में बात करें तो 2012 से न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और यूटी सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में न्याय योजना तक पहुंच लागू कर रही है। आगे बढ़ते हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार नामक चालान प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस तारीख से प्रारंभ की गई? तो इसे जो है आपका 1 सितंबर से, कब से? 1 सितंबर से प्रारंभ किया। गुजरात में 12 GST सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 नवंबर 2023 को गुजरात के वापी ज्ञानधाम स्कूल में वस्तु एवं सेवा कर GST के 12 नए सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 1 सितंबर 2023 को मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य बिक्री व खरीद लेन देन के दौरान बिल या चालान बनाने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। जल दिवाली महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान किस मंत्रालय की पहल है? जल दिवाली महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए, यह अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो यह जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और उड़ीसा शहर अकादमी की साझेदारी में 7 से 9 नवंबर 2023 को जल दिवाली महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान चलाया। महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान का लक्ष्य देश में जल प्रणाली से महिलाओं को जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन आपके पास दिए गए हैं और बताना है इनमें से सही कौन सा। पहला, हाल ही में बिहार विधानसभा में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की मौजूदा सीमा 50% से बढ़ा करके 65% करने के लिए बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया। कथन सही है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में सकारात्मक भेदभाव या आरक्षण का आधार प्रदान करता है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन 1 एंड 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15(3) ये क्या कहता है? राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 15(4) राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (ST) की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। और वहीं 16(4) क्या कहता है? में प्रावधान है कि राज्य नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा को जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 3 जज नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन से? ये हैं आपके दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अगस्टीन जाज मसीह और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता। ठीक है, तो इस तरह से जो अधिकतम स्वीकृत संख्या 34 सुप्रीम कोर्ट में वो पूरी हो गई है इन 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही। आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहां पर दिए गए। पहला, उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मोर्चे का मार्च का आयोजन किया। कथन सही है। दूसरा, 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले जिनसे वे काफी प्रेरित हुए थे। कथन सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। चूंकि हाल ही में 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। ठीक है, इस वजह से इनके बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बाल दिवस मनाया जाता है, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। 1929 में पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए, जिसका प्रमुख लक्ष्य देश के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्हें 1930 से 35 के दौरान
नमक सत्याग्रह एवं कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल में अपनी आत्मकथा का लेखन कार्य पूर्ण किया था। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना सत्य कथन कौन से हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में बिरसा मुंडा के प्रभाव को देखते हुए 2000 में इनकी जयंती पर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। वर्ष 2000 में उनकी जयंती पर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। सही है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती को केंद्र सरकार द्वारा 2021 में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा यदि आप बात करेंगे तो बिरसा मुंडा जनजाति से आने वाले एक लोक नायक और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। जमींदारी प्रथा या आदिवासी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की प्रतिक्रिया के रूप में बिरसा मुंडा ने 1894 में अंग्रेजों और बाहरी लोगों, जिन्हें ये दिगू कहते थे, दिगुओं के खिलाफ उलगुलान या विद्रोह, विद्रोह जो उलगुलान होता है, उलगुलान या विद्रोह की घोषणा की। उन्होंने बिरसाइत नामक एक आस्था का निर्माण किया और धरती अब्बा या पृथ्वी पिता के रूप में जाने जाने वाले बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को अपने धर्म का अध्ययन करने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को न भूलने की आवश्यकता पर बल दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में शिव कथोर्न फल को जीआई टैग दिया गया। इसका संबंध किस राज्य के शासित प्रदेश है? तो इसका संबंध जो है लद्दाख से। कहां से है? लद्दाख से। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे जीआई टैग दिया गया है। देखिए, शिव कथार्न फल के लिए यह जीआई टैग लद्दाख का चौथा जीआई टैग है। इससे पहले लद्दाख के पश्मीना रेक्टिसी कार्पो खुबानी एक प्रकार का फल होता है, वह लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। ठीक है, भारत में जीआई टैग पाने वाला जो पहला उत्पाद था वो कब था, वो और कौन सा था? दार्जिलिंग चाय थी, 2004-05 में दी गई थी। 2004-05 में पहली बार दार्जिलिंग चाय को दी गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छऊ लोक नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? जो छऊ लोक नृत्य है, ये किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो छऊ जो है आपका पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, देखिए जो छऊ नृत्य है ये 3 प्रकार के होते हैं, जो आपके अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आपका असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। नहीं, झारखंड नहीं है, उड़ीसा है। ठीक है, तो देखिए छऊ पर महोत्सव के बारे में बात करें आपका यहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 15 नवंबर 2023 को छऊ लोक नृत्य पर छऊ पर्व का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 15 से 17 नवंबर 2023 को श्रीनगर में आयोजित किया गया। छऊ नृत्य के 3 प्रकार हैं, सरायकेला, मयूरभंज और पुरलिया आपका पश्चिम बंगाल में है। और छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 1972 में बांग्लादेश की आज़ादी में उनकी भूमिका के लिए इंदिरा गांधी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इंदिरा गांधी को जो है मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखिए, चूंकि 19 नवंबर को जो है इंदिरा गांधी जी की जयंती होती है, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से वानर सेना का निर्माण किया। सितंबर 1942 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्हें 1972 में भारत रत्न पुरस्कार और 1972 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार, 1973 में एफएओ का दूसरा वार्षिक पदक दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो ये आपका 54th नंबर का था या 54वां। ठीक है, तो हाल ही में 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। इसकी स्थापना जो है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना जो 1952 में हुई थी, 1952 में किया गया था और फिल्म प्रभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले का मछली पालन में सबसे बड़ा योगदान है? बिहार के किस जिले का मछली पालन में सबसे बड़ा योगदान है? तो ये कौन सा है? शेखपुरा जो जिला है इसका। बिहार अब मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। बिहार मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है। राज्य में प्रत्येक वर्ष 8.02 लाख मीट्रिक टन मछली की मांग के मुकाबले वर्तमान में 7.62 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। और बिहार में मछली पालन में सबसे बड़ा योगदान
शेखपुरा जिले का, किसका है? शेखपुरा जिले का है। आगे बढ़ते हैं। इसी में बिहार में कतला मछली की खपत सर्वाधिक, कतला मछली। वहीं रोहू दूसरे स्थान पर था। मृगल, मृगल नैनी भी कहते हैं का संदर्भ इसमें तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन गोवा, गुजरात और उत्तराखंड के बाद, गोवा, गुजरात और उत्तराखंड के बाद विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोवा, गुजरात और उत्तराखंड के बाद विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बना? तो यह है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। अभी तक 3 राज्य गोवा, गुजरात और उत्तराखंड में यह केंद्र खोले गए थे। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। आगे बढ़ते हैं। 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से कितने नए सदस्य शामिल हुए? दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में तो कुल 6 सदस्य। कितने? 6 सदस्य। देखिए ब्रिक्स में कितने हैं? वैसे सदस्य हैं जो 5 हैं, 5 हैं, परंतु 6 सदस्य शामिल हुए। देखिए ब्रिक्स सदस्यता के लिए पाकिस्तान ने औपचारिक आवेदन किया है। ठीक है, तो हाल ही में पाकिस्तान ने ब्रिक्स समूह में सदस्यता के लिए आवेदन किया और रूस से समर्थन मांगा है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान का आवेदन तब आया जब उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह 2024 में रूस की अध्यक्षता में 6 नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। ध्यान रखिए, वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से 6 सदस्य कौन से हैं? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। पाकिस्तान नहीं शामिल किया गया अभी, ध्यान रखिएगा। तो ब्रिक्स में अभी तक 5 सदस्य थे, 5 सदस्य थे, 6 और शामिल किए जाने की बात हुई है, शामिल किए गए हैं। और ये 6 देश के नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना आपका दक्षिण अमेरिकी देश है। आपका अफ्रीका से 2 देश हैं, मिस्र और इथोपिया। और वहीं पे आपका एशिया से 3 देश नए शामिल किए गए हैं, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। दोनों ही पड़ोसी देश हैं। आगे बात करते हैं 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जिसका विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही शिलक्यारा सुरंग। हाल ही में चर्चा में रही शिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो शिलक्यारा सुरंग जो काफी चर्चा में थी, जिसमें आपके 41 मजदूर 17 दिन तक फंस गए थे, ये कहां पर थी? उत्तराखंड में। महत्वपूर्ण है, याद रखिए, उत्तराखंड में। ठीक है, ये उत्तरकाशी जिले में। और इसके साथ ही सुरंग या खदान में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन शिलक्यारा देश का सबसे लंबा बचाव अभियान चलाया गया। ठीक है, शिलक्यारा सुरंग 4 धाम परियोजना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के ब्रह्मखाल यमुनोत्री खंड पर शिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच चल रहे निर्माण का हिस्सा है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर व्यापार मेले, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर व्यापार मेले बाली यात्रा का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? तो बाली यात्रा का आयोजन जो है उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में किया जा रहा है। ठीक है, बाली यात्रा या बाली यात्रा के बारे में बात करें तो बाली यात्रा, जिसे बाली यात्रा और बोयता वंदना के नाम से, बाली यात्रा और बोयता वंदना के नाम से भी जाना जाता है, का शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा। यह त्योहार उड़ीसा में कटक शहर में महानदी के गड़गाड़िया घाट पर आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बोयता वंदना समारोह किस राज्य से संबंधित है? तो बोयता वंदना जो समारोह है ये आपका आंध्र प्रदेश से, किससे है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है बोयता वंदना समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 नवंबर 2023 को पारादीप उड़ीसा में देखिए पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोयता वंदना समारोह में भाग लिया। राज्य की समुद्री विरासत की गौरवशाली यात्रा का जश्न मनाने के लिए यह समारोह पूरे उड़ीसा में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बोयता वंदना समारोह कहाँ से संबंधित है? आपका उड़ीसा से, ना कि आंध्र प्रदेश। ठीक, आगे चलते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देख लेते हैं। हाल ही में वैश्विक एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है ब्रिटेन में, यूके में किया गया, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यहां पर किया गया आपका 1 से 2 नवंबर 2023 के मध्य में। भारत सहित 27 अन्य देशों और यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए मिलकर काम करने के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा है। पहला, भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा, सही है।
दूसरा, भारत विश्व स्तर पर चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दो के दोनों कथन ही सही है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक कौन है चीनी का? वो ब्राजील है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने अपने लंदन स्थित मुख्यालय में अपनी 63वीं परिषद के बैठक के दौरान घोषणा की कि भारत वर्ष 2024 के लिए संगठन की अध्यक्षता करेगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा अंकोर वाट मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये आपका कहाँ पर है? कंबोडिया में। ध्यान रखिए, कंबोडिया में है। ठीक है, और यह दुनिया का 8वां अजूबा बना है। जो 8 अजूबे हैं उसमें से 8वां बना है। कंबोडिया के मध्य में स्थित अंकोर वाट इटली में पोम्पई को हरा करके दुनिया का 8वां आश्चर्य बन गया है। ठीक है, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में परिवर्तन मंदिर की दीवारों पर सजी जटिल नक्काशी से स्पष्ट है, जिसमें हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं को के दर्शाए गए हैं। अंगोर वाट एक विशाल मंदिर परिसर और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अंगोर वाट अपनी 8 भुजाओं वाले विष्णु की मूर्ति के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय लोग अपने रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। मंदिर का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण किसने कराया था? 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर राजा 12वीं शताब्दी की शुरुआत में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। आगे बढ़ते हैं, यह है आपका मंदिर। ठीक है, काफी खूबसूरत मंदिर है। अगला है, इजराइल हमास संघर्ष के संबंध में यूएनएससी प्रस्ताव का क्या महत्व है? यूएनएससी के प्रस्ताव का महत्व क्या है? तो देखिए, यह युद्ध विराम और मानवीय विराम का क्या करता है? आह्वान करता है। युद्ध विराम और मानवीय सहायता का आह्वान करता है। ठीक है, होना चाहिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी ने गाजा पट्टी में विस्तारित मानवीय विराम के लिए एक प्रस्ताव अपनाया है। यह हाल ही में इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद यूएनएससी द्वारा पहली औपचारिक प्रतिक्रिया है। देखिए, इस प्रस्ताव की वोटिंग में 45 देश अनुपस्थित रहे, जिसमें भारत भी शामिल था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। यह पावर प्लांट किस देश से संबंधित है? तो यह बांग्लादेश से संबंधित है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट बांग्लादेश से संबंधित है। कैसे? देखिए, बांग्लादेश में भारत के सहयोग से निर्मित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये 3 परियोजनाएं कौन सी हैं? अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, दूसरा है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और तीसरा है बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ अन्य चीज़ों को देख लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच अन्य जो प्रमुख द्विपक्षीय विकास है, उसमें भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन है, गंगा जल संधि और कुशियारा नदी संधि है। संयुक्त अभ्यास जो होता है भारत और बांग्लादेश के मध्य में, वो कौन सा है? जो सेना का होता है वो संप्रति, और नौसेना का बोंगो सागर है। ठीक है, सेना मतलब थल सेना का संप्रति युद्धाभ्यास होता है और नौसेना का बोंगो सागर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से थाईलैंड ने किस तारीख से भारतीय नागरिकों को बिना वीजा की सुविधा दी है? बिना वीजा की सुविधा 10 नवंबर 2023 से 10 नवंबर 2023 से दी है। ठीक है, तो अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए थाईलैंड ने भारत और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीजा की आवश्यकता को माफ कर दिया है। किसने? थाईलैंड ने। ठीक है, अब भारतीय बिना वीजा के थाईलैंड की यात्रा कर सकते हैं, वहां 30 दिनों तक रह सकते हैं। 30 दिनों तक रह सकते हैं। तो देखिए, हाल ही में श्रीलंका ने भारत सहित 6 अन्य देशों चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के आगंतुकों के लिए अपनी वीजा मुक्त प्रवेश पहल की घोषणा की है। और श्रीलंका सरकार ने 31 मार्च 2024 तक अपने देश में भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से आईएसए का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा की व्यापक उपयोगिता को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के वितरण में वृद्धि के लिए एक सक्रिय तथा सदस्य संचालित एक एवं सहयोगी मंच है। इसकी शुरुआत जो है 2015 में COP21 के दौरान भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से की गई थी। देखिए, दक्षिण अमेरिकी देश चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 94वां देश बना है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल बुलवा बुलवा का परीक्षण निम्नलिखित में से किस देश ने किया है? तो बुलवा का परीक्षण जो है रशिया ने किया है। किसने किया है? रशिया ने किया है।
हाल ही में रूस ने परमाणु चलित पनडुब्बी इम्पीरेटर अलेक्जेंडर 3 के माध्यम से न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल रूस के उत्तरी तट के पास श्वेत सागर व्हाइट सी में पानी के नीचे लॉन्च की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश बना। तो अभी हम लोगों ने बात की चिली ने, चिली इसका जो है 95वां देश बना है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो ये है आपका शेख हसीना के नाम, शेख हसीना के नाम है, ठीक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। क्योंकि अभी वहां पे चुनाव हुए और फिर से जो है शेख हसीना की पार्टी जो है वो जीत गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में रूस किस संधि से पीछे हट गया। हाल ही में जो रूस है वो किस संधि से पीछे हट गया। तो यह जो है आपका कौन से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी से जो है यह बाहर हो गया है, सीटीबीटी से। देखिए हाल ही में रूस व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी से बाहर हो गया। इस संधि पर वर्ष 1994 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन में चर्चा की, साथ ही इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। देखिए सीटीबीटी पर रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 187 राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, परंतु यह लागू नहीं हुई क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 8 देशों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी और भारत द्वारा अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए। पहला है इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, सही है। इसकी थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, तो 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा देखें आगे, इसमें इसकी थीम याद रखिएगा कि वसुधैव कुटुंबकम है। और आगे ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपने दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। तो अफगानिस्तान ने। किसने, अफगानिस्तान ने। दूतावास ने यह भी कहा कि राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 के मानदंडों के आधार पर दूतावास को तब तक बंद रखा जाए जब तक अफगानिस्तान में कोई वैध सरकार नहीं बन जाती है। आगे है इसी में राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 के बारे में बात करें तो इसे 18 अप्रैल 1961 को राजनयिक संपर्क और प्रतिरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाया गया। यह 24 अप्रैल 1964 को लागू हुआ। 23 अक्टूबर 2023 तक इसे 193 राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया। अगला है हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न इधर आते हैं। आर्थिक संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। पहला, यदि मुद्रास्फीति बहुत अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने की संभावना है। यदि मुद्रास्फीति बहुत अधिक है, जिससे प्रतिभूतियां खरीदेगा तो क्या होगा, मार्केट में आपका पैसे अधिक आएंगे। दूसरा, अगर रुपया तेजी से गिर रहा तो आरबीआई बाजार में डॉलर बेच सकता है। तीसरा, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे आरबीआई को डॉलर खरीदने के लिए प्रेरित होने की संभावना है। तो 3 के 3 कथन यहां पर सही है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, डी ऑप्शन। देखिए मुद्रास्फीति, खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2023 में 5.02 की तुलना में 2% की तुलना में अक्टूबर 2023 में घट करके 4.87% हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में कम होकर 4.87% हो गई, जो इस साल सितंबर में 5.02% थी। मुद्रास्फीति में क्या होता है, देखिए मुद्रास्फीति एक समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को संदर्भित करती है। यह दैनिक या आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं जैसे कि भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता सामग्री आदि की कीमतों में वृद्धि है। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौता किया है। तो सऊदी अरब के साथ। किसके साथ, सऊदी अरब के साथ में यह समझौता किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उदाहरण किया गया। हाल ही में कहां पर विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उदाहरण किया गया। तो कहां पर किया गया,
संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 से पहले विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, इसका नाम है अल थफरा सोलर फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो सबसे बड़ा ये मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के दमोह में स्थापित होगा। दमोह में, ठीक है। सरकार ने नोरादेही अभ्यारण्य को दमोह जिले के रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के साथ विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एक अधिसूचना जारी की है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहां पे है? ये आपका लखीमपुर खीरी में, ठीक है। कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये चर्चा में क्यों था। देखिए, हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व ने मछली पकड़ने वाली बिल्लियों पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति योजना और निगरानी प्रोटोकॉल पर 2 दिवसीय परामर्श कार्यशाला की मेजबानी की थी। इसी वजह से चर्चा में था। यह उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है। यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं कौन सी हैं? शारदा नदी, किशनपुरा जो WL अभ्यारण्य है इससे होकर के बहती है। गेरुआ नदी कतरनिया घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण्य है से होकर बहती है। सुहेली और मोहना धाराएं जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बहती हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में आपका सुहेली और मोहना धाराएं बहती हैं। और ये क्या है? घाघरा नदी की सहायक नदियां। आगे बढ़ते हैं। रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। पहला, हाल ही में 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने जो है नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक वैश्विक घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने? 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने। तो ये कथन आपका सही पहला। दूसरा, वैश्विक घोषणा का मुख्य उद्देश्य 2025 तक सभी नदी डॉल्फिन प्रजातियों की गिरावट को रोकना है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। केवल पहला वाला ही ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइमलाइन 2025 नहीं 2030 है। वैश्विक घोषणा का मुख्य उद्देश्य 2030 तक सभी नदी डॉल्फिन प्रजातियों की गिरावट को रोकना है। तो घोषणा अपनाने वाले देशों में बांग्लादेश है, बोल्विया है, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला शामिल हैं। नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं। अमेजन, सिंधु, गंगा, इरावदी, तुकोशी और यांगची, फिनलेस, पोरपोइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नवंबर 2023 में केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने की मंजूरी दी है? किसने दी है मंजूरी? तमिलनाडु सरकार ने मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन। देखिए, प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है? इसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गश्त और निगरानी को मजबूत करना, तटीय पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के माध्यम से आवास में सुधार करना तथा प्रोत्साहन के साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही टिटिकाका झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? टिटिकाका झील, तो देखिए, यह विश्व का सबसे ऊंचा नौगम्य जल स्रोत है, झील है, सही है। यह पेरू और बोल्विया की सीमा पर अवस्थित है, सही है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, नहीं, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील नहीं है, ठीक है। तो ये सी वाला सही नहीं है। अल नीनो के प्रभाव के कारण इसका जल स्तर सिकुड़ रहा है, ये सही है। तो देखिए, यह टिटिकाका झील जो है दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। वहां की सबसे बड़ी झील कौन सी है? माराकाइबो। तो महत्वपूर्ण है, वहां की दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी? माराकाइबो। दूसरे नंबर पर टिटिकाका झील है। और टिटिकाका झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक नामित रामसर स्थल भी है। आगे बात करते हैं। एकल जीव काइमेरा की विशिष्ट स्थिति मनुष्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन ला सकती है? तो यह मनुष्य की कोशिका में आनुवांशिक सामग्री का बदलाव कर सकती है, ठीक है। काइमेरा, एक सेकेंड, यहां पे आइए व्याख्या में। आनुवांशिक काइमेरा एक एकल जीव है जो एक से अधिक विशिष्ट जीनोटाइप या आनुवांशिक संरचना की कोशिकाओं से बना होता है। हाफ साइडर बर्डगेरिगर एक प्रकार का आम होता है जिसे व्यापक रूप से पालतू जानवरों के रूप में
सॉरी आम नहीं होता, आम तोता होता है, एक प्रकार का आम तोता होता है, तोता पैरट्स, जिसे व्यापक रूप से पालतू जानवरों के रूप में अपनाया जाता है। चिमेरिज्म के कारण इसके शरीर के दोनों तरफ अलग अलग रंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका विज्ञान संबंधित प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करने की नई तकनीक विकसित की है? तो आईआईटी बॉम्बे ने विकसित की है। देखिए, आईआईटी बॉम्बे में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन ने कार्बन डाइऑक्साइड रूपांतरण तकनीक विकसित की है। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य परिवेश के तापमान पर और पानी की उपस्थिति में इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो कैटेलिटिक स्थितियों के तहत कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करना है। हाल ही में चर्चा में रहा जीका वायरस निम्नलिखित में से किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस जो है एडीज जो मच्छर होते हैं इनके द्वारा फैलता है। हाल ही में कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य विभाग ने आपका कर्नाटक के तल कायालाबेट्टा चिकबल्लापुरा गांव के मच्छरों के नमूनों में जीका वायरस का पता चलने के बाद अलर्ट जारी किया है। जीका वायरस के बारे में बात करें, जीका वायरस एक मच्छर जनित वायरस है जिसे सबसे पहले 1947 में युगांडा में रीशस मकाक बंदर में पहचाना गया था, जिसके बाद 1950 के दशक में अन्य अफ्रीकी देशों में मनुष्यों में संक्रमण और बीमारी के प्रमाण मिले हैं। जीका वायरस संक्रमण वयस्कों और बच्चों में गुइलेन बैरे सिंड्रोम, न्यूरोपैथी और माइलाइटम से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था के अनुसार शनि के अक्षीय झुकाव निम्नलिखित में से किस संस्था के अनुसार शनि के अक्षीय झुकाव की वजह से 2025 के बाद से पृथ्वी से शनि के वलयों को देख पाना संभव नहीं होगा? तो नासा ने ऐसा कहा है। किसने कहा? नासा ने ऐसा कहा है। आगे बढ़ते हैं। शनि ग्रह के बारे में याद रखिएगा, ये बृहस्पति के बाद दूसरा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति की तरह शनि भी एक गैस दानव मतलब गैस से बना हुआ है। यह अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। 82 उपग्रहों के साथ सौरमंडल में शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं तथा शनि के 145 चंद्रमा है। देखिए इसके शनि के कितने उपग्रह हैं? 82, 82 उपग्रह हैं। चंद्रमा कितने? 145। सबसे अधिक किसके हैं? बृहस्पति के। आगे बढ़ते हैं। भारत में बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाने के लिए वैक्सीन किस नाम से लॉन्च की गई है? तो इसे मिबेला नाम से, MEVELLA मिबेला। ठीक है, देखिए खसरा के बारे में बात करें। खसरा तो यह अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है और यह वैश्विक स्तर पर छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण भी है। यह वन शिरोटाइप वाले सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस से घिरे होने के कारण होता है। रुबेला जो है इसे जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। रुबेला एक वायरल संक्रमण है जो अक्सर बच्चों और युवा वयस्कों में होता है। रुबेला खसरे के समान नहीं है, किंतु दोनों बीमारियों के कुछ संकेत और लक्षण समान है, जैसे कि लाल चकत्ते। साथी क्या है? एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है। साथी जो है एक ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है, निःशुल्क कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म। देखिए, शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने एक अभिनव ऑनलाइन साथी, जिसका पूरा नाम क्या है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम के सफल आउटरीच की घोषणा की है। यह सहयोगात्मक पहल निःशुल्क सुलभ कोचिंग की पेशकश करके पारंपरिक कोचिंग केंद्रों के ढांचे को तोड़ती है और सभी पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए एक समान अवसर प्रदान करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें है क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप साथी सीखने के अनुभवों को निजीकृत करने के लिए एआई का लाभ उठाता है और 45 दिवसीय व्यापक क्रैश कोर्स प्रदान करता है, जो छात्रों को जेईई तथा नीट जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला, एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया। सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी का इजाफा हुआ नहीं, कमी हुई है। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसके तहत ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यूएनडीपी की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत तेजी से आर्थिक विकास के बावजूद उच्च आय और धन असमानता से जुड़ा हुआ है, जबकि देश ने 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी को 25% से घटा करके 15% कर दिया है।
और 2000 से लेकर 2022 के बीच प्रति व्यक्ति आय जो है वो $442 से बढ़ करके $2389 हो गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण आंकड़ा ही याद रखिएगा। और जबकि 2004 से 2019 के बीच गरीबी दर 40% से गिर करके 10% हो गई है। और भारत वैश्विक मध्यम वर्ग ये किसमें आते हैं, जो $12 से $120 के मध्य जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं वो मध्यम वर्ग में आते हैं। तो भारत वैश्विक मध्यम वर्ग की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। पहला है क्वैकरेली साइमंड्स क्यूएस दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों की रैंकिंग जारी करने वाली अमेरिकी संस्थान है। तो यह जो है आपकी ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है। ठीक है, यह जो है आपकी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है। और ये एक अमेरिकी संस्था नहीं है, ब्रिटिश संस्था है। यह क्या है, अमेरिकी नहीं ब्रिटिश संस्था, इसलिए पहला कथन गलत है। आईआईटी मुंबई क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का शीर्ष संस्थान है। ये कथन आपका सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इस सूची में भारत के 148 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं, वहीं चीन के 133 और जापान के 96 मतलब सबसे अधिक भारत के शामिल किए गए हैं। और इसमें आईआईटी मुंबई जो है ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का शीर्ष संस्थान जिसने एशिया में 40वां स्थान ग्रहण किया है, 40वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 पे कौन सा है, चीन का पेकिंग यूनिवर्सिटी है, दूसरे पे हांगकांग का हांगकांग यूनिवर्सिटी है, तीसरे पे नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है, चौथे पे नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर है, और पांचवें पे सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन का है। हाल ही में प्रकाशित की गई यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा अनुकूल अंतराल रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है अनुकूलन के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में प्रगति को ट्रैक करना। ठीक है, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यह 2014 से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स, 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स कहाँ आयोजित किया गया, तो यह जो है गुजरात के वाडिनार में, गुजरात के वाडिनार में आयोजित किया गया। तो भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात में 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नॉट पोलरेक्स का आयोजन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न पर कि भारतीय तटरक्षक बल का तटीय सुरक्षा अभ्यास, भारतीय तटरक्षक बल का तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था, तो यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया 21 से 23 नवंबर 2023 तक। ठीक है, 21 से 23 नवंबर 2030 तक किया गया। तो देखिए, सागर कवच एक द्विवार्षिक 2 वर्ष पर होने वाला एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है, जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और तटीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। थोड़ी सी चीजें और याद रखिएगा फैक्ट के रूप में कि भारत की तटरेखा, भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा 9 राज्यों, कौन से 9 राज्य, गुजरात, गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और 4 केंद्र शासित राज्यों लक्षद्वीप, दमन दीव है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर एलसीएच जो हाल ही में सफल फायरिंग परीक्षण के लिए खबरों में रहा, यह किसके द्वारा विकसित किया गया, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना के लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने दिन और रात दोनों समयों 70 मिमी रॉकेट और 20 मिमी बुर्ज गन की सफलतापूर्वक उद्घाटन फायरिंग की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोजेक्ट कुशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 कथन है। पहला है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नेतृत्व में प्रोजेक्ट कुश भारत की एक महत्वाकांक्षी रक्षा पहल है। प्रोजेक्ट कुश जो है भारत की एक महत्वाकांक्षी रक्षा पहल है। दूसरा है इसका उद्देश्य वर्ष 2028-29 तक लंबी दूरी की अपनी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है। तो इसका लक्ष्य उद्देश्य वर्ष 2028-29 तक लंबी दूरी की अपनी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रोजेक्ट कुश या प्रोजेक्ट कुशा भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। ठीक है, जिसकी तैनाती 2028-29 के लिए लक्षित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय नौसेना के लिए सूरत नामक
स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत का अनावरण किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया है, ठीक है। और यह गुजरात के किसी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है और शिखा का अनावरण उसी शहर में हुआ जिसके नाम पर इस युद्धपोत का नाम पर रखा गया है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा इसका जो है अनावरण किया गया। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड, हाँ, अगला प्रश्न जो है आपका, इसी में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि ये जो आपका निर्माणाधीन नवीनतम फ्रंटलाइन युद्धपोत परियोजनाओं के तहत अगली पीढ़ी की 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोतों का निर्माण किया गया है, जिसमें सूरत जो है चौथा और आखिरी पोत है। अगला है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया। ये किस प्रकार की है? तो प्रलय सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। इसका उड़ीसा के तट के पास अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी प्रलय जो क्षमता कितनी है? प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी भार क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। यह ठोस ईंधन चलित यह मिसाइल पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर आधारित है। यह मिसाइल के वारहेड में 6 प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं हर्मीस 900 स्टार लाइनर किस प्रकार का ड्रोन है? तो यह जो है मध्यम ऊंचाई लंबी सहन शक्ति वाली यूएवी है, अर्थात ड्रोन है। भारत जो है अतिरिक्त इजराइल निर्मित हर्मीस स्टार लाइन 900 ड्रोन हासिल करने के लिए तैयार है, जो उत्तरी सीमाओं पर भारतीय सेना की निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा। तो यह एक मानव रहित हवाई वाहन यूएवी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023 आईपीआरडी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है आपका कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है। इसका विषय क्या था? इसका विषय था हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव था। आगे चलते हैं, अगला है हाल ही में चर्चा में रहा अमीनी क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रहा अमीनी जो है पनडुब्बी रोधी वाटर फेयर क्राफ्ट है। क्या है? पनडुब्बी रोधी वाटर फेयर क्राफ्ट है। हाल ही में तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी वाटर फेयर क्राफ्ट अमीनी को लॉन्च किया गया। देखिए, अमीनी का निर्माण भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया। अमीनी नाम लक्षद्वीप के अमीनी द्वीप के रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाता है। और जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स है, इसे 2006 में इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। और यह 100 युद्धपोतों का उत्पादन करने वाला भारत का पहला शिपयार्ड है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि नेवल एंटीशिप मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग से स्वदेशी नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ये कथन सही है। दूसरा, मिसाइल परीक्षण के दौरान स्वदेशी सीकर और गाइडेड टेक्नोलॉजी की जांच में जो कि 100% सफल रहा है। तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो स्वदेशी भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग से स्वदेशी नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आगे चलते हैं, सीएसआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है आपका कंपनी कॉर्पोरेट रेटिंग। देखिए, इरडा ने सीएसआर पोर्टल लॉन्च किया है। नहीं, ये गलत है, ये बी नहीं, डी ऑप्शन हो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सीएसआर मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी ऑप्शन, बी नहीं। देखिए, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा अर्थात इंग्लिश में कहें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने सीएसआर पहलों में पारदर्शिता में सुधार हेतु एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पोर्टल को दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के समापन समारोह के दौरान लॉन्च किया गया था। इस सप्ताह का विषय क्या था? भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहें। आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न,
उत्तर प्रदेश सरकार ने पोषण युक्त पशुचारा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है ब्राजील के साथ में। उत्तर प्रदेश पोषण युक्त पशुचारा निर्माण के लिए ब्राजील के साथ समझौता किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका ब्राजील की 2 कंपनियों के साथ आनंदा डेयरी ने समझौता किया है। ये ब्राजीलियन कंपनी को से अमेरिया पजोरा और बीएच एम्ब्रियोश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार अंतर्देशीय मत्स्य पालन में किस प्रदेश का पहला स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का जो है आपका अंतर्देशीय मत्स्य पालन में, ठीक है, पहला स्थान है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में 1600 मतलब 1600 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो कहां पर? सोनभद्र में दी गई अनपरा ई तापीय परियोजना को मंजूरी दी गई है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने अनपरा ई तापीय परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हलाल प्रमाणित उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा लगाया गया। उत्तर प्रदेश के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। तो देखिए, हलाल प्रमाणित उत्पाद है क्या? हलाल प्रमाणित उत्पाद वे उत्पाद हैं जो इस्लामिक कानून के अनुसार तैयार किए जाते हैं और मुसलमानों द्वारा उपभोग के लिए उपयुक्त हैं। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है अनुमेय। भारत सरकार को हलाल प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार को हलाल प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि FSSAI प्रमाणीकरण खाद्य उत्पादों के लिए यहां पर मानक के रूप में कार्य करता है। हाल ही में हॉट कुक्ड मील योजना मतलब गर्म पका हुआ खाना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, ठीक है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ियों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें जो है प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य होता है। हाल ही में ब्लैक स्टार को उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया? ब्लैक स्टार को जो है आपका हस्तिनापुर टाइगर अभ्यारण्य में वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया। टाइगर नहीं, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? ब्लैक स्टार काला सारस, हिंदी में काला सारस कहते हैं। ये आपका फिगर में दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, ब्लैक स्टार क्या काला सारस जो है, ये सारस परिवार के शिकोनिडे में एक बड़ा पक्षी है और आयुष्मान की जो रेड लिस्ट होती है इसमें कम से कम चिंता के विषय वाली कैटेगरी में ये आता है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों से होकर बहने वाली गंगा नदी के उत्तरी सिरे पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में उस पुस्तक का शीर्षक क्या है जिसके लिए नंदिनी दास ने 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये कौन सा है? ये है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये पुस्तक है और ये है नंदिनी दास। ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड 2023 में केरल रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन को अन्य किस देश के साथ संयुक्त रूप से चुना गया है? तो एस्तानिया देश के साथ चुना गया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के भू आबद्ध देश, दक्षिण अफ्रीका आपका मैप देखेंगे उसमें एक भू आबद्ध देश है एस्वातिनी, इसके साथ संयुक्त रूप से इसे चुना गया है। यह दूसरी बार है जब केरल आरटीएम को रिस्पांसिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिल रहा है। पिछले साल कोट्टायम जिले के मरवंतुरुथु में लाऊ वाटर स्ट्रीट परियोजना को यह सम्मान मिला था। अगर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। पहला क्या है? पहला है कि हाल ही में गीत एवेंडेंस इन मिलेट्स को संगीत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से नामित किया गया है। पुरस्कार के लिए नामित किया गया, मिला नहीं है, ठीक है, सही है। गीत को फाल्गुनी साहू गौरव ने संगीतबद्ध किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी योगदान है। तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस गीत में वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न घोषित किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। जो मिलेट्स होते हैं उनको भारत में इन्हें श्री अन्न कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया है? सलमान रुश्दी को। किसको दिया गया है? सलमान रुश्दी को दिया गया है, ठीक है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वैक्लेव हैवेल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दिया गया है।
यह पुरस्कार चेक गणराज्य के नाटककार और राष्ट्रपति बैकलेव हैवेल को समर्पित है। सलमान रुश्दी की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसमें है मुंह बनाना, मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेज, मूड्स लास्ट सिग, शालीमार द क्लाइन, फ्लोरेंस की जादूगरनी, द गोल्डन हाउस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये दो लोगों को दिया गया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 संयुक्त रूप से देश में कोविड-19 योद्धाओं के प्रतिनिधियों के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को प्रदान किया गया है। इससे पहले इसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2017 में, 2019 में सर डेविड एटनबरो को, 2021 में प्रथम एनजीओ है प्रथम, जिसका नाम प्रथम है, उसको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस पलाशियोस का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध निकारागुआ से है। ठीक है, निकारागुआ से है। देखिए जो आपका 72 नंबर का जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी 2023 की, ये कहाँ पे हुई थी? ये आपका सैन सल्वाडोर में इसका आयोजन किया गया था और इसकी विजेता इसकी पड़ोसी देश निकारागुआ की सेनिस पलाशियोस थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है। पहला है दीनानाथ राजपूत को दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है, सही है, सही है। दूसरा है शेथ रिचम संगतम को पहले रोहिणी नैयर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। दो के दोनों कथन सही हैं। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने में मदद करने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार सम्मानित किया गया। दीनानाथ राजपूत ने किसान उत्पादक संगठन की स्थापना एवं छत्तीसगढ़ में 6000 से अधिक आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने का प्रयास किया था। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। आगे चलते हैं। अगला है, एक सेकंड, हाल ही में किसे पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है किसे? बीना अग्रवाल को। किसे दिया गया? अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार प्रदान किया गया है। बीना अग्रवाल को मैक्सिको सिटी में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड बर्किन के साथ संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीना अग्रवाल ने 1990 के दशक में अपनी पुस्तक अ फील्ड ऑफ वंस ओन जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया में संपत्ति और भूमि में लैंगिक असमानता के मुद्दे को उजागर किया था। अगला है निम्नलिखित में से किसे भौतिक विज्ञान श्रेणी में इन्फोसिस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? तो मुकुंद थताई को। ठीक है, तो ये जो है इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 6 लोगों को प्रतिष्ठित इन्फोसिस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये जो 6 से लोग हैं अलग अलग कैटेगरी में, उनके नाम देख लीजिए। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी में प्रोफेसर सत्यनारायण त्रिपाठी को, मानविकी में जानवी फाल्के को, जीव विज्ञान में प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला को, गणितीय विज्ञान में प्रोफेसर भार्गव भट्ट को और भौतिक विज्ञान में मुकुंद थताई को और सामाजिक विज्ञान में प्रोफेसर करुणा मंतेना को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है किसे? पेरुमल मुरुगन को यह पुरस्कार दिया गया। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायर बर्ड का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद जन्नी कन्नन के द्वारा किया गया है। देखिए मुरुगन की जो अन्य पुस्तकें हैं उनमें है आपका सीजन्स ऑफ द पॉम, करंट शो और वन पार्ट वुमेन शामिल है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार विजेता के बारे में बात करें, देखिए एस मुकंदन खालिद जावेद ने अपने उपन्यास दिल्ली ए शोली के लिए वर्ष 2021 का पुरस्कार जीता और खालिद जावेद ने अपने उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए वर्ष 2022 का पुरस्कार जीता है। आगे चलते हैं, एक सेकंड। अगला है, हाल ही में किस व्यक्ति को पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया है, करने की घोषणा की है? तो यह दिया गया है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। ठीक है, तो ये देखिए मुंबई संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे कि भारत में भारत रत्न होता है वैसे ही वहां निशान पाकिस्तान होता है, उससे सम्मानित किया गया है। और दाऊदी बोहरा समुदाय के अनुयायी 40 से अधिक देशों में रहते हैं और पाकिस्तान में भी इनकी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये जो है इसे पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 सम्मान समारोह का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आयोजन जो है असम में किया गया। कहां पर? असम में किया गया। असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, इसके विजेता कौन से हैं? तो स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में पहले नंबर पे हरियाणा के करनाल के श्री राम सिंह हैं। दूसरे स्थान पे गुजरात के सूरत के श्री नीलेश मगन भाई अहीर हैं। तीसरे पे गुजरात के वलसाड़ के श्रीमती बृंदा सिद्धार्थ शाह हैं। ठीक है, और तीसरे पे दो लोग हैं। तीसरे पे ही महाराष्ट्र के नासिक के श्री राहुल मनोहर खैरनार भी हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन आपके पास दिए गए हैं, बताना सही कौन सा है। पहला है, आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। दूसरा, श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणतालिका को 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। ये कथन भी सही है, दो के दोनों कथन सही है। 2023 का किसे दिया गया? सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। 23 का जो दिया गया है वो पॉल लिंच को दिया गया, ठीक है। और वे बुकर पुरस्कार जीतने वाले जो पॉल लिंच हैं, ये 5वें आयरिश लेखक हैं। और भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को पीछे छोड़ते हुए पॉल लिंच ने यह पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं। जो इसी में देख लेते हैं थोड़ा सा, जो पिछले साल के थे श्रीलंकाई लेखक शेहान करुण करुणा तिलका, इनको इनकी जो पुस्तक थी वो तो कौन सी थी? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा थी। अगला है, बीबीसी द्वारा जारी प्रेरक और प्रभावशाली महिला व्यक्तित्व बीबीसी 100 महिला 2020 सूची में शामिल महिलाएं कौन सी हैं? तो इसमें देखिए आपका 4 महिलाएं हैं। दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, जसुनमा तेंजिन पालमो और आरती कुमार राव, इन चारों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया जिनके नाम ऊपर हमने देखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कुछ नियुक्तियों समेत। हाल ही में किस व्यक्ति को टाटा पावर की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया दीपेश नंदा को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के नए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो साइमा वाजेद को। किसको चुना गया है? साइमा वाजेद को चुना गया है, ठीक है। साइमा वाजेद ये बांग्लादेश की हैं। आगे बढ़ते हैं। और यहां ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे है? भारत के नई दिल्ली में है। लही में रियर एडमिरल राजेश धनखड़ ने, सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ है इस पर, लाहिरे में नहीं, हाल ही में रियर एडमिरल राजेश धनखड़ ने किस नौसेना कमान की कमान संभाली है? तो इन्होंने जो है पूर्वी नौसेना कमान की पूर्वी बेड़े की कमान संभाली है इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आलोक शर्मा को। किसको? आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। एसपीजी की बात करें तो विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी की स्थापना 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री को निकटतम सुरक्षा कवर प्रदान करने के इरादे से की गई। विशेष सुरक्षा दल संघ की एक विशेष सुरक्षा बल है। विशेष सुरक्षा दल संघ की यह एक विशेष सुरक्षा बल है। एसपीजी प्रधानमंत्री को निकटतम सशस्त्र सुरक्षा कवर प्रदान करती है। पहले यह पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी सुरक्षा मुहैया कराती थी, लेकिन अब उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा कवर दिया जाता है। एसपीजी केवल प्रधानमंत्री को ही कवर प्रदान करती है, ठीक है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है किसे? शकुंतला भाया को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शकुंतला एल भाया LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने और वर्क प्लेस में भेदभाव होने पर कानूनी मदद करने में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। हाल ही में SBI के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया विनय एम टोंसे को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विनय एम टोंसे जो है स्वामीनाथन जानकी रमन का स्थान लेंगे, जिन्हें जो स्वामीनाथन जानकी रमन है ये भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखें तो विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 की थीम निम्नलिखित में से क्या? देखिए, यह कब मनाएगा? 26 नवंबर 2023 को मनाया गया पहला विश्व सतत परिवहन दिवस। और इसकी थीम क्या थी? सतत परिवहन सतत विकास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका
जो गठन होता है इन चारों में से, सबसे पहले हरियाणा है, हरियाणा के बाद आपका गोवा है, गोवा के बाद झारखंड, फिर तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में आता है और झारखंड वर्ष 2000 में आता है। तो यहाँ पे 4132 हो जाएगा। देखिए, अभी हाल ही में 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, 1 नवंबर को मनाया गया, इसी वजह से ये चर्चा में थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबके नामों की याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको नाम याद रखना भी है तो आप पीडीएफ से जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा उस पीडीएफ से आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से हैं। पहला, संविधान ग्रहण करने के उपलक्ष्य में भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 2015 में किया गया। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में देश ने स्वतंत्रता सेनानी आचार्य जेबी कृपलानी की जयंती मनाई। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं और सभी के बारे में बताना है कौन सा सही है। पहला, उन्हें आचार्य उपनाम, आचार्य जेबी कृपलानी, तो आचार्य उपनाम महात्मा गांधी द्वारा प्रदान किया गया था। सही है। चंपारण सत्याग्रह में वे गांधी जी के सहयोगी थे। सही है। वे आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ये भी सही है। उनकी आत्मकथा का नाम माई टाइम्स था। ये भी सही है। सभी के सभी कथन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा। इनकी जयंती जो है 11 नवंबर को मनाई गई। 11 नवंबर को इनकी जयंती मनाई गई। ठीक है, इनका नाम क्या था? आचार्य जीवत राम भगवान दास कृपलानी, जेबी कृपलानी। तो जेबी का फुल फॉर्म क्या है? जीवत राम भगवान दास। ठीक है, तो आचार्य जीवत राम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम है। तो देखिए, इनका जन्म जो है 11 नवंबर 1888 को ब्रिटिश भारत काल में तात्कालिक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हैदराबाद शहर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। देखिए, गुजरात विद्यापीठ में पढ़ाने के दौरान उन्हें महात्मा गांधी द्वारा आचार्य उपनाम दिया गया था। ठीक है, और उन्होंने भारत चीन युद्ध 1962 के तुरंत बाद वर्ष 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। और उनकी आत्मकथा माई टाइम्स वर्ष 2004 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। कृपलानी जो है गांधी, हिज लाइफ एंड थॉट सहित कई पुस्तकों के लेखक थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती 11 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को 11 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी नवाचार को अपनाना। देखिए, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो इनका जन्म जो है आपका 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। और रूढ़वादी और संकीर्ण विचारों को अस्वीकार करने हेतु उन्होंने आजाद उपनाम अपनाया, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम क्या थी? नवाचार को अपनाना। आगे बढ़ते हैं। विश्व मधुमेह दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कथन कौन सा है। पहला है, प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। सही है। 2021 से 23 के लिए इसकी थीम क्या थी? एक्सेस टू डायबिटीज केयर, एक्सेस टू डायबिटीज केयर 2021 से 2023 के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं। अगला है रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। सही है। उनका नाम, वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय नारी शक्ति की वीरता की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती, जो कि 19 नवंबर को मनाया जाता है, पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इनका वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने अपनी पहली इकाई, जो कि 1943 में स्थापित होती है, इसका नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था। आगे चलते हैं। सुरबाया, देखिए एक चीज अभी याद रखिएगा कि जो डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत है, इसके तहत झांसी का जो अधिग्रहण किया जाता है या कब्जा किया जाता है वो 1853 में, 1853 में। आगे बढ़ते हैं। सुरबाया के युद्ध का संबंध निम्नलिखित में किस देश से है? तो सुरबाया का संबंध जो है इंडोनेशिया से। किससे है? इंडोनेशिया से। देशभक्तों की वीरता की याद में 10 नवंबर को इंडोनेशिया में राष्ट्रीय नायक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुरबाया के इंडोनेशियाई राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश भारतीय सेनाओं के बीच लड़ा गया, जो 1945 से 1949 तक चलता है। युद्ध का परिणाम ब्रिटिश भारतीय सेनाओं की जीत थी, जो भयानक युद्ध के बाद सुरबाया शहर पर अधिकार करने में कामयाब रहे। आगे चलते हैं। अगला है महेश्वर मोहंती। महेश्वर मोहंती का हाल ही में निधन हो गया। वह किस विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे? तो ये जो है उड़ीसा के पूर्व
विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है, महेश्वर मोहंती। आगे चलते हैं। हाल ही में चंद्रमोहन का निधन हो गया। वो क्या थे? तो ये चंद्रमोहन जो एक अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता चंद्रमोहन का हाल ही में निधन हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की गई। 13 से 16 नवंबर 2023 के मध्य में इसकी मेजबानी की गई भारत के द्वारा, ठीक है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम नई दिल्ली में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेवाराम यात्री का निधन हो गया। वो क्या थे? वे एक साहित्यकार थे। सेवाराम यात्री ये एक क्या थे? साहित्यकार थे। हाल ही में ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया। वे क्या थे? वे इतिहासकार थे। भारतीय कला समीक्षक और इतिहासकार ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का चंडीगढ़ में हाल ही में निधन हुआ। वे पहाड़ी चित्रकला और भारतीय लघु चित्रकला पर अपनी विद्वता के लिए जाने जाते रहे हैं और इन्हें पद्मश्री और 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में किया गया, ठीक है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समूह की संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बैठक की गई। इसका विषय क्या था? सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। ध्यान रखिएगा, भारत जो है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और इसका एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग प्रक्रिया का सिंगापुर स्थित एक स्थायी सचिवालय द्वारा, जो प्रक्रिया है ये सिंगापुर स्थित एक स्थायी सचिवालय द्वारा ये समर्थित है। आगे चलते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें भारत को फिलहाल पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है। हाल ही में पी वलसाला का निधन हो गया। वो क्या थे? तो वो साहित्यकार रहे। प्रसिद्ध मलयालम लेखिका पी वलसाला का निधन हुआ है हाल ही में। आगे बढ़ते हैं। फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हो गया। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, महत्वपूर्ण है। वह सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला जज थी, सही है। वह तमिलनाडु की राज्यपाल भी थी, ये भी सही। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीवी का केरल के कोल्लम में 96 ईयर में निधन हो गया, ठीक है। और ये 1983 में वह हाई कोर्ट की जज बनी और फिर 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त हुई और पहली महिला भी थी और पहली महिला मुस्लिम भी थी। देखिए, राजीव गांधी हत्याकांड के 4 दोषियों की दया याचिका को अस्वीकार करने के बाद उन्होंने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था और 1990 में डेलिट और महिला शिरोमणि पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें भारत ज्योति पुरस्कार और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल लाइफ टाइम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। और वर्ष 2023 की शुरुआत में उनके जीवन पर नीति पथाइले थीरा वनीता नामक एक भित्तिचित्र जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कथन कौन सा है। पहला है, ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 6ठी बार विश्व कप जीता, सही है। विराट कोहली आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए, ये कथन सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 6ठी बार जीता था। इससे पहले 1987 में, 1999 में, 2003, 2007, 2015 में भी वर्ल्ड कप जीत चुका है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक वनडे शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपना 50वां शतक किस टीम के विरुद्ध बनाया? तो ये न्यूजीलैंड के विरुद्ध में। किस टीम के विरुद्ध? न्यूजीलैंड के विरुद्ध इन्होंने बनाया है। हाल ही में चर्चा में रहा बैलन डी और 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? तो यह फुटबॉल संबंधित। किससे है? फुटबॉल से संबंधित यह पुरस्कार है। इसके बारे में और बात करें, देखिए, लियोनेल मेसी ने अपना 8वां बैलन डी और खिताब हासिल किया, जो फुटबॉल इतिहास में एक रिकॉर्ड है। इंटर मियामी के मालिक और फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी डेविड बेकहम ने मेसी को यह सम्मान दिया है, ठीक है। 8वीं बार मिला। इससे पहले 2009, 2010, 11, 12, 15, 2019, 2021 में बैलन डी और पुरस्कार जीत चुके हैं। देखिए, बता दें, बैलन डी और फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ी को दिए जाने वाला सम्मान है। यह फुटबॉल क्लब और राष्ट्रीय टीम के किसी एक खिलाड़ी को हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के आधार पर दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में अपना रिकॉर्ड सातवां एकल एटीपी फाइनल खिताब जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। अगला है, देखिए, इस जीत के साथ नोवाक जोकोविच ने स्विट्जरलैंड खिलाड़ी रोजर फेडरर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिन्होंने 6 एटीपी फाइनल खिताब जीते हैं। हाल ही में चीन के हांगचू में आयोजित 2023 एशियाई पैरा खेलों में किस देश ने पदक तालिका में 5वां स्थान हासिल किया? तो भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है, ठीक है। पहले पे आपका चाइना था। देखिए,
जो हांगजोउ में ये आपका एशियन पैरा गेम्स हुए हैं, इसमें भारत जो है 29 स्वर्ण, 31 रजत, 51 कांस्य, ये संख्या याद रखिएगा, कुल 111 पदकों के साथ जो है इसमें 5वें स्थान पर था। चीन नंबर 1 पे है, ईरान दूसरे पे है, जापान तीसरे पे है, दक्षिण कोरिया गणराज्य चौथे पे और भारत 5वें पे रहा है। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग लाइसेंस प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन कौन है, कौन बनी है? हुमेरा मुश्ताक बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा को वर्ष 2023 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो वर्ष का विश्व एथलीट पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में संपन्न आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 मैच के दौरान श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज का टाइम आउट होना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 140 वर्ष के इतिहास में यह पहला उदाहरण है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली भारतीय महिला कौन सी हैं? ये है आपकी शीतल महाजन। कौन है? शीतल महाजन है। ठीक है, अगला है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने कोलंबिया में आयोजित 42वें चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? किसने जीते हैं? संजीव मलिक ने। किसने जीते हैं? संजीव मलिक ने जीते हैं। आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, 42वां संस्करण 4 से 11 नवंबर 2023 तक कार्टाजेना, कोलंबिया के कार्टाजेना में आयोजित किया गया और वर्ष 2023 में यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले संजीव मलिक जो है एकमात्र एथलीट हैं। कोलालमपुर, मलेशिया के कोलालमपुर में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है पंकज आडवाणी ने। किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। ठीक है, ने रिकॉर्ड 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दोहा वर्ल्ड 6 रेड वीमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है किसने? विद्या पिलई ने। विद्या पिलई ने दोहा वर्ल्ड 6 रेड वीमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है पहली बार। भारत की विद्या पिल्लई ने पहली बार दोहा वर्ल्ड 6 रेड वीमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है कहां पर? तो इसका आयोजन जो है आपका, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, इसका दो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की आधिकारिक शुभंकर कौन सी है? उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है? उज्ज्वला जो है एक कोयल है। क्या है? कोयल है। तो यहां पर ये कोयल या गौरैया, नहीं नहीं, कोयल नहीं, गौरैया है। ठीक है, यहाँ पर गौरैया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की आधिकारिक शुभंकर उज्ज्वला क्या है? गौरैया, ध्यान रखिएगा। और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ISSF विश्व कप फाइनल 2023 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत पहले पदक विजेता बना है। भारत के पहले पदक विजेता बने हैं कौन? तो यह है अनीश भानवाल। अनीश भानवाल ISSF विश्व कप फाइनल में जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने हैं। इसका आयोजन कहां पे हुआ? कतर के दोहा में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न बोंगो सागर 23 नामक नौसैन्य अभ्यास में निम्नलिखित में किन देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया? भारत और बांग्लादेश के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य में। ठीक है, तो देखिए, भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के मध्य हाल ही में संपन्न समन्वित गश्ती अभ्यास का 5वां संस्करण आयोजन स्थल कहां पे था? तो इसका स्थल जो है ये, एक सेकेंड, इसका आयोजन जो है आपका कहां पर किया गया था? उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में किस स्थान पर किया गया? तो ये मेघालय के उमरोई में किया गया। ठीक है, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास के प्रथम संस्करण का आयोजन कब हुआ था? 2010 में हुआ था। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारतीय और अमेरिकी सेना की विशेष सैन्य बलों के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले जो मुख्य सैन्य अभ्यास है उसमें वज्र प्रहार थल सेना का, युद्ध अभ्यास थल सेना का, कोप इंडिया वायुसेना का, पैसिस सैन्य अभ्यास नौसेना का है, रेड फ्लैग है, अमेरिकी बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, मालाबार अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करते हैं,
सूर्य किरण युद्धाभ्यास संयुक्त युद्धाभ्यास 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला, इस अभ्यास में भारत और नेपाल की सेनाएं भाग लेती हैं, सही है। 2023 संस्करण इसका 17वां संस्करण था, सही है। हाल ही में इसका आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया, ये नहीं, ये गलत है। इसका आयोजन वर्ष 2011 से हो रहा, सही है। तो कहां पर किया गया? इसका आयोजन जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। एक सेकेंड, उत्तराखंड के देहरादून में नहीं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया था। तो यहां पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।